हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर केशव गौड़। अगर आप सीज़न चेंज होने पर टिश्यू लेकर ही घूमते हैं, छींकों की मशीन बन चुके हैं, नाक कभी बंद होती है तो कभी बहती है, तो हो सकता है ये सिर्फ कॉमन कोल्ड नहीं, एलर्जिक राइनाइटिस हो। क्यों होती है एलर्जिक राइनाइटिस, किस किस को होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसी के लिए बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष आर्या, जो कि एक एक्सपर्ट ईएनटी सर्जन है। वेलकम सर। हेलो। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं। आई एम डॉक्टर मनीष। मैंने अपना एमबीबीएस मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से पास किया। उसके बाद आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन ईएनटी फ्रॉम यूसीएमएस एंड जीटीबी हॉस्पिटल। ओके सर। आई पास्ड आउट इन 2013। uh, उसके बाद मैंने अपना सीनियर रेजिडेंसी किया दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल दिल्ली से। आफ्टर completing my senior residency in Deendayal Upadhyay Hospital, I started working in private sector. And then उसके बाद से since 2019 I am doing my private practice, and allergy is one of my keen areas of interest. ओके। तो सर, सबसे पहले हम सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस आखिर होती क्या है। एलर्जिक राइनाइटिस एक कंडीशन है जिसमें हमारा नोज़ कोई स्पेसिफिक एलर्जन के अगेंस्ट कांटेक्ट में आके कुछ रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है, जैसे कि स्नीजिंग, रनी नोज़, नोज़ ब्लॉक हो जाना। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंसेस होते हैं, बट कुछ लोगों के लिए जिनमें एलर्जिक टेंडेंसीज़ हैं उन लोगों के लिए शरीर इनको या हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम एक तरह से हार्मफुल सब्सटेंस की तरह लेता है एंड कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लग जाता है। ओके। तो सर, पहले तो ये बताइए कि बहुत लोग एलर्जी वर्ड को बहुत कैजुअली कहीं भी यूज़ करते हैं। जैसे हाँ जी, लोगों को कॉमन कोल्ड या और कोई सिम्टम्स ऐसे आते हैं तो उसके लिए भी लोग बोल देते हैं कि उन्हें एलर्जी हुई है। बिल्कुल। तो एक्चुअली एलर्जी होती क्या है, और बॉडी के अंदर ऐसा क्या हो रहा होता है, और बॉडी किसी भी एलर्जन के लिए ऐसा अलग रिएक्ट क्यों करती है। तो एलर्जी एक कंडीशन होता है जिसमें हमारा शरीर नॉर्मली आमतौर पे हार्मलेस सब्सटेंसेस को एक तरह से हार्मफुल सब्सटेंसेस की तरह लेता है ओके। एंड कुछ रिएक्शन शरीर में प्रोड्यूस करता है। आमतौर पे फॉर एग्जांपल हाउस माइट्स, धूल, पेट के डैंडर्स, पोलन्स एंड फंगाई, इस तरह की चीज़ें हार्मलेस होती हैं, बट हमारा शरीर, हमारा इम्यून सिस्टम उन लोगों को हार्मफुल सब्सटेंसेस की तरह लेता है एंड कुछ रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है जिनको हम एलर्जिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है। तो सर, एलर्जिक राइनाइटिस भी उसी का एक ये कहें तो उसी की एक एलर्जी की जो एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर ही एक कंडीशन होती है। बिल्कुल, जब भी ये एलर्जी के सिम्टम्स हमारे नोज़ के अंदर होते हैं, या अगर आप कहें कि कोई स्पेसिफिक एलर्जन हवा में, जो कोई भी स्पेसिफिक एलर्जन प्रेजेंट है, जब वो हमारे नोज़ के टिश्यूज़ के कांटेक्ट में आता है तो नोज़ के अंदर कुछ रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। ओके। जैसे कि रनी नोज़ हो सकता है, पेशेंट्स को छींकें आ सकती हैं, नाक में इचिंग, इरिटेशन हो सकता है, नोज़ ब्लॉक एंड कंजेशन होता है। तो ये सारे सिम्टम्स अक्सर एलर्जिक राइनाइटिस में इसमें होते हैं। तो सर, लोग ये सोचते हैं कि ये कॉमन कोल्ड है, तो कॉमन कोल्ड में भी ऑलमोस्ट सिमिलर से ही सिम्टम्स आते हैं। हाँ जी। तो एलर्जिक राइनाइटिस कॉमन कोल्ड से कैसे डिफरेंट है। एलर्जिक राइनाइटिस एंड कॉमन कोल्ड में कुछ सिम्टम्स सिमिलर होते हैं, बट काफ़ी डिफरेंसेस भी हैं। कॉमन कोल्ड जनरली वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होता है एंड ये जनरली 5 to 10 डेज के बीच में ठीक भी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स इम्यूनिटी। कॉमन कोल्ड में मेन सिम्टम्स फीवर एंड बॉडी एक्स होते हैं, जिसके साथ साथ छींकें आना या नोज ब्लॉक, नेजल कंजेशन, खांसी, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। एलर्जी में ऑन द अदर हैंड स्नीजिंग, नाक में इचिंग, इरिटेशन, जलन होना, नाक से पानी पानी बहना, ये प्रीडोमिनेंट सिम्टम होते हैं। एलर्जी में फीवर एंड बॉडी एक्स हमें नहीं मिलता है, जो कि कॉमन कोल्ड्स में होता है। और एक और सिमिलर सी कंडीशन है साइनोसाइटिस, हाँ जी। जिसको लोग बोलते हैं कि साइनस हो गया है उसमें। हाँ जी। तो वो भी क्या इसी का ही एक कंडीशन है, या वो भी एक एक्चुअली अलग कंडीशन है। देखिए, एलर्जिक राइनाइटिस एंड साइनोसाइटिस दो अलग कंडीशंस हैं। ओके। दोनों के बीच में ओवरलैप हो सकता है। एलर्जी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट को साइनोसाइटिस डेवलप हो। अच्छा। जैसा कि मैंने कहा, एलर्जिक राइनाइटिस में मेन सिम्टम्स होते हैं स्नीजिंग, रनी नोज, नाक में खुजली खुजली होना, कभी कभी आईज में भी इचिंग, इरिटेशन होना। लेकिन साइनोसाइटिस में मेन सिम्टम होगा नाक से थिक नेजल डिस्चार्ज आना, फेशियल हैवीनेस, हेडेक्स एंड कुछ कॉमन सिम्टम्स जो कि एलर्जिक राइनाइटिस और साइनोसाइटिस में होते हैं,
वो हो सकता है लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन या फिर रिडक्शन इन स्मेल सेंसेशन या गले में बार बार बलगम का गिरना नाक से, जिसको हम पोस्ट नेजल ड्रिप भी बोलते हैं। ठीक है। तो सर क्या एलर्जिक राइनाइटिस किसी में भी हो सकती है या कुछ लोग इस चीज़ के लिए अलग प्री डिस्पोज्ड होते हैं जिनको ये ज़्यादा कॉमनली होता है? एलर्जिक राइनाइटिस किसी को भी हो सकता है, अच्छा। बट यस कुछ लोगों में एलर्जिक राइनाइटिस ज़्यादा हो सकता है। सबसे बड़ा कारण जेनेटिक्स होता है। ओके। अगर आपके पेरेंट्स में, पेशेंट के किसी भी पेशेंट के पेरेंट्स में अगर एलर्जी का हिस्ट्री है तो पेशेंट में एलर्जी होने का चांस ज़्यादा हो सकता है। अगर ऐसा देखा गया है कि अगर एक पेरेंट को एलर्जी है तो बच्चों में एलर्जी पास ऑन होने का चांस अराउंड 15 to 30% हो सकता है, लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स को एलर्जी है तो अराउंड 60 to 80% तक चांसेस होते हैं बच्चों को एलर्जी ट्रांसफ़र होने का। ओके। तो आपने बात की कि इसके लिए कुछ ट्रिगर्स होते हैं, कुछ एलर्जेंस होते हैं हाँ जी। जिससे ये कंडीशन डेवलप होती है। हाँ जी। तो क्या कुछ कॉमन नोन ट्रिगर्स हैं या एलर्जेंस हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है? सबसे कॉमन ट्रिगर होता है एक्सपोजर टू हाउस डस्ट माइट्स। ओके। ये हाउस डस्ट माइट्स माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट्स कीटाणु होते हैं जो हमें आंखों से नज़र नहीं आते लेकिन हमारे सबसे क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। अच्छा। ये हमारे बेड्स में, मैट्रेसेस में, रजाइयों में, पिलोज में हमारे सबसे क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। बिस्तर में जो हम सो रहे होते हैं कॉन्टिन्यूस 6 से 8 घंटे के लिए, तो हाउस डस्ट माइट्स हमारे सबसे क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। जो हमारे डेड स्किन पार्टिकल्स होते हैं ये हम इन हाउस डस्ट माइट्स के लिए खाना होता है। एंड हाउस डस्ट माइट्स के बॉडी के प्रोटीन्स, इनके सलाइवा फीसिस के प्रोटीन्स जो होते हैं जब भी हवा में डिस्पर्स होते हैं हमारे नोज़ के अंदर जाते हैं तब ये एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। सो हाउस डस्ट माइट्स वन ऑफ द कॉमनेस्ट सोर्स ऑफ एलर्जी है। इसके अलावा पोलेंस एक कॉमन कारण है एलर्जी का। हवा में फंगस होना, अगर दीवारों में घर में सीलन है, डैम्पनेस है, अक्सर ऐसी लोकेशंस में जहाँ पे मॉइस्चर डैम्पनेस ज़्यादा है फंगस ग्रो करने का चांस रहता है। ये फंगस मोल्ड्स हवा में जब डिस्पर्स होते हैं ये भी हमें एलर्जिक प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। एंड पेट्स अनदर कॉमन कॉज। कुछ लोगों के घर में पेट्स होते हैं एंड दोज पेट्स कैन ऑल्सो बी सोर्स ऑफ एलर्जी। तो सर हमने ट्रिगर की बात की, साइन एंड सिम्टम्स की बात की। हाँ जी। अब ये बताइए कि क्या हम इनको सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स से ही डायग्नोस करते हैं या इसके लिए कुछ स्पेशल टेस्ट भी होते हैं? देखिए सबसे मेन तरीका डायग्नोस करने का तो साइंस एंड सिम्टम्स एंड हिस्ट्री ही है। ओके। मैक्सिमम पेशेंट्स हम डायग्नोस कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री। अच्छा। उसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं जो हम टेस्ट करके हम अपना डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं, जैसे कि सीरम IgE लेवल्स जो कि जनरली एलर्जी पेशेंट्स में एलिवेटेड आता है। देन देयर आर टेस्ट कॉल्ड सीरम स्पेसिफिक IgE या स्किन प्रिक टेस्ट। इन टेस्ट से हमें स्पेसिफिक एलर्जन के अगेंस्ट किस चीज़ से पेशेंट को एलर्जी है ये पता कर सकते हैं। बट अगर कोई एक टेस्ट जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है एंड जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है एलर्जी के डायग्नोसिस के लिए, दैट इज स्किन प्रिक टेस्ट। स्किन प्रिक टेस्ट। हाँ जी। तो क्या ये टेस्ट सभी को कराना ज़रूरी होता है? नहीं, सभी को कराने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं या बहुत ओकेजनल हैं ऐसे केसेस में इस टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सिम्टम्स बहुत फ्रीक्वेंट हैं एंड पेशेंट को लगता है कि विदाउट मेडिसिन उनका काम ही नहीं चल पा रहा है, जैसे ही मेडिसिन बंद होती हैं सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, सो सिवियर केसेस में एंड परसिस्टेंट केसेस में ये टेस्ट डेफिनेटली रिकमेंडेड है। ओके। तो टेस्ट हर एक में ज़रूरी नहीं है। हाँ जी। और अगर साइन एंड सिम्टम्स से भी पता चलता है तो दैट इज़ मोर देन इनफ। बिल्कुल। ओके। अब ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं सर। हाँ जी। तो इस चीज़ के लिए क्या कोई ट्रीटमेंट है? हम क्या इसको सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं या फिर परमानेंट ट्रीटमेंट भी इसके लिए अवेलेबल है? बिल्कुल ट्रीटमेंट है, बहुत तरह के ट्रीटमेंट्स हैं। सबसे कॉमन तो एंटीहिस्टामिन मेडिसिन हैं एंड नेजल स्टेरॉयडल स्प्रेज हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर एबल टू कंट्रोल देयर सिम्टम्स बाय दीज एंटीहिस्टामिनिक्स एंड नेजल स्टेरॉयड स्प्रेज। लेकिन अगर पेशेंट को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम ये दवाइयाँ बहुत लंबा भी नहीं दे सकते हैं। उन केसेस में हमें इम्यूनोथेरेपी भी पेशेंट्स को हम दे सकते हैं। दैट इज़ अ ऑप्शन इन लॉन्ग टर्म फॉर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। ठीक है सर। तो इम्यूनोथेरेपी पे तो हम बाद में बात करते हैं। पहले ये बताइए कि स्टेरॉइड्स के लिए लोगों के मन में थोड़ा सा घबराहट होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। बिल्कुल। तो क्या स्टेरॉइड्स सेफ होते हैं, और अगर होते हैं या नहीं होते तो कितने टाइम ड्यूरेशन तक हम स्टेरॉइड यूज़ कर सकते हैं? ठीक है। और उसके बाद नहीं? ठीक है।
देखिए एलर्जिक राइनाइटिस में जो हम स्टेरॉइड यूज़ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं टॉपिकल स्टेरॉइड्स या इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स, इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये लोकली नोज में ही एक्ट करते हैं, इनका बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इसीलिए ये बहुत सेफ हैं। ओके। इनका 0.1% से भी कम बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है, तो कोई शरीर में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। ये लोकली नोज़ के अंदर एलर्जी कंट्रोल में रखते हैं। एलर्जी के जो केमिकल्स मीडिएटर्स नोज़ में आमतौर पर रिलीज़ होते हैं उनको रिलीज़ होने से बचाते हैं, जिसकी वजह से नोज़ के एलर्जी वाले सिम्टम्स कंट्रोल में रहते हैं। इनको सेफली 3 से 6 महीने तक दिया जा सकता है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। स्टेरॉइड्स वर्ड से जो पेशेंट डर जाते हैं वो नेज़ल स्टेरॉइड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नहीं होता। ठीक। तो ये जो एंटीहिस्टामिनिक्स हैं या नेजल स्टेरॉइड्स हैं, ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं ओवर द काउंटर। हाँ जी। तो क्या इन एलर्जिक राइनाइटिस की जो पेशेंट्स हैं, इनको ओवर द काउंटर भी खरीद सकते हैं या एक एक्सपर्ट की एडवाइस इसके लिए ज़रूरी है? देखिए ओकेजनल यूज़ के लिए ओवर द काउंटर पेशेंट्स ले सकते हैं, लेकिन अगर बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ हो रहा है या बहुत प्रोलॉन्ग यूज़ हो रहा है देन डेफिनेटली विदाउट डॉक्टर्स कंसल्टेशन खुद से नहीं लेना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो सालों से कॉन्टिन्यूसली एंटी एलर्जिक दवाइयाँ जैसे सेट्रिजिन, लेवोसेट्रिजिन डेली बेसिस पे ले रहे होते हैं, तो वो खुद से नहीं लेना चाहिए विदाउट डॉक्टर्स कंसल्टेशन। अब आपने एक टर्म बोली थी इम्यूनोथेरेपी, हाँ जी। उसके बारे में कुछ बताइए कि ये क्या होता है और इसका एलर्जिक राइनाइटिस में क्या रोल है? सो इम्यूनोथेरेपी एक तरह से एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है टू कंट्रोल एलर्जी। इम्यूनोथेरेपी का मेन एम होता है कि पेशेंट का डिपेंडेंस ऑन मेडिसिन, जैसे हमने डिस्कस किया एंटीहिस्टामिन्स, नेजल स्टेरॉयडल स्प्रेज, इन मेडिसिन पे डिपेंडेंस कम करना लॉन्ग टर्म में, एंड सिम्टम्स का सिविरिटी एंड फ्रीक्वेंसी कम करना ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इम्यूनोथेरेपी एक तरह से हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है, जिससे धीरे धीरे बॉडी डिसेंसिटाइज होती है। इम्यूनोथेरेपी इज़ नथिंग बट जिस चीज़ से एलर्जी पेशेंट को डिटेक्ट होता है वही चीज़, वही एलर्जन हम बहुत ही डाइल्यूट अमाउंट्स में या तो ओरल ड्रॉप्स के फॉर्म में या इंजेक्शंस के फॉर्म में बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड वेरी स्लोली ग्रेजुअली 3 से 5 साल के पीरियड तक उसका हम कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। तो इससे बॉडी में धीरे धीरे टॉलरेंस लेवल्स डेवलप होते हैं, बॉडी डिसेंसिटाइज होता है, एंड इम्यून सिस्टम थोड़ा चेंजेस आने लगते हैं इम्यून सिस्टम में, जिसमें अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो नॉन एलर्जी वाले सेल्स ज़्यादा बनने लगते हैं, एलर्जी वाले सेल्स कम बनने लगते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिम्टम्स कम होने लगते हैं, दवाइयों पे पेशेंट्स की डिपेंडेंस कम होने लगती है। सो ये इस तरह से इम्यूनोथेरेपी काम करता है। एंड ओवरऑल अराउंड 80% केसेस में इम्यूनोथेरेपी से पेशेंट्स को काफ़ी बेनिफिट होता है। ओके। तो आई एम श्योर कि आप जब पेशेंट्स को ये बताते होंगे तो उनके हाँ मन जी। में ये सवाल उठते होंगे कि क्या इम्यूनोथेरेपी उनके लिए बिल्कुल सेफ है? हाँ जी। दूसरी चीज़, क्या ये परमानेंट क्योर है या इसको कितने ड्यूरेशन तक लेना पड़ सकता है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इम्यूनोथेरेपी इज़ अ वेरी सेफ ट्रीटमेंट, ये टोटली नेचुरल ट्रीटमेंट है। इसमें कोई स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं, कोई एंटीहिस्टामिन्स नहीं होते हैं, किसी भी तरह का कोई ड्रग्स नहीं होते हैं। जैसा मैंने कहा जिस चीज़ से एलर्जी है, जो प्रोटीन्स जिनसे एलर्जी होती है वही प्रोटीन्स बहुत ही डाइल्यूट अमाउंट में दिया जाता है, इसमें कोई केमिकल या ड्रग नहीं होता है, तो इट इज़ टोटली सेफ। इम्यूनोथेरेपी 3 से 5 साल तक चलता है, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट का इम्प्रूवमेंट किस तरह से हो रहा है, एंड इसके कोई नुकसान या साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। अगर किसी और कारण या किसी और बीमारी की वजह से पेशेंट्स को किसी और कंडीशन के लिए भी ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है तो वो ईजिली ले सकते हैं, उनका इम्यूनोथेरेपी से किसी और मेडिसिन का इम्यूनोथेरेपी से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक परमानेंट क्योर हम इसको बोल सकते हैं? परमानेंट क्योर तो हम नहीं बोल सकते। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इम्यूनोथेरेपी का मेन एम होता है लॉन्ग टर्म एलर्जी कंट्रोल, टू रिड्यूस एलर्जी, नॉट टू एलिमिनेट एलर्जी। सो परमानेंट क्योर नहीं बोल सकते बट लॉन्ग टर्म रिडक्शन इन सिम्टम्स। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इम्यूनोथेरेपी एलर्जी का प्रोग्रेशन भी रोकता है। अराउंड 50% ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस पेशेंट्स में देखा गया है कि लॉन्ग रन में उनको एस्थमा भी डेवलप हो सकता है। सो इम्यूनोथेरेपी डिजीज़ प्रोग्रेशन भी रोकता है, एलर्जिक राइनाइटिस से एस्थमा तक प्रॉब्लम ना पहुंचे उस चीज़ में भी हेल्प करता है। तो जिन पेशेंट्स को ये कंडीशन है
वो क्या ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिनकी वजह से उनको ये साइंस एंड सिम्टम्स कम आए? हाँ जी, प्रिकॉशंस बिल्कुल लिए जा सकते हैं। अगर हमें पता है कि किस चीज़ से एलर्जी हो रही है, कोई एक स्पेसिफिक किसी चीज़ से एक्सपोजर से सिम्टम्स ट्रिगर हो रहे हैं, तो वो हम एलर्जन अवॉइडेंस थेरेपी ले सकते हैं। ओके। एक्सपोजर जिस चीज़ से हो रहा है उससे बच सकते हैं। पोल्यूशन या डस्टी वाले एनवायरनमेंट में अगर जाना है तो पहले ही मास्क पहन के रख सकते हैं। हेपा फिल्टर्स या हेपा वैक्यूम क्लीनर्स कैन बी यूज्ड, जो कि काफ़ी एलर्जेंस को ट्रैप कर लेता है, हवा में सर्कुलेट होने से रोकता है। उनका यूज़ किया जा जैसे सकता है। डस्ट माइट का आपने बताया, तो बिल्कुल। क्या हीपा फिल्टर उसको ट्रैप कर लेता है? कुछ हद तक हेपा फिल्टर्स आर इफेक्टिव। ओके। 0.3 माइक्रॉन्स एंड उससे बड़े जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनको हेपा फिल्टर्स ट्रैप कर लेते हैं, हवा में सर्कुलेट होने से बचाते हैं, जिससे हवा में एलर्जेंस का सर्कुलेशन कम होगा। नॉट जस्ट डस्ट माइट्स, पोलन्स भी, फंगस भी, तो एलर्जिक सिम्टम्स कम ट्रिगर होंगे। सो कुछ हद तक दे आर इफेक्टिव। इसके अलावा कुछ लोगों को पोलन से एलर्जीज होती है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आजकल पोलन कैलेंडर्स होते हैं। कुछ स्पेसिफिक मंथ्स ऑफ द ईयर में अगर पोलन का एक्सपोजर ज़्यादा है, पोलन का हवा में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो उस समय बाहर जाने से बच सकते हैं। घर में विंडोज़ एंड डोर्स को क्लोज करके रख सकते हैं ताकि Okay. पोलन एंटर ना करें। एंड अगर आपके घर में पेट्स हैं, ऑल्दो ये बहुत मुश्किल हो जाता है करना, क्योंकि पेट्स आर लाइक फैमिली मेम्बर्स। अगर आपके घर में पेट्स हैं तो कोशिश करें कि आप अपने बेड पे अपने पेट्स को ना लाएं। कॉमन एरिया में आप पेट्स के साथ रहें, ताकि पेट से रिलेटेड जो एलर्जीज़ हैं, पेट डैंडर वाली जो एलर्जीज़ हैं, वो सोते समय जहाँ पे आप एक ही जगह पे मैक्सिमम टाइम कॉन्टीन्यूसली स्पेंड कर रहे हैं, वहाँ पे पेट डैंडर से एक्सपोजर कम हो। तो सर ये कंडीशन जो है पेशेंट के साथ बहुत लंबे टाइम तक रहती है, हाँ जी, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे पेशेंट की इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल क्वालिटी ऑफ लाइफ पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेशेंट्स की स्लीप क्वालिटी हैम्पर होती है। अब अगर स्लीप क्वालिटी हैम्पर होती है तो डे टाइम सिम्टम्स भी रहते हैं। पेशेंट्स का एफिशिएंसी एट वर्क, बच्चों का कंसंट्रेशन एट स्कूल, इन स्टडीज़, इन स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ें अफेक्ट होती हैं। बहुत पेशेंट्स कॉन्टीन्यूस पोस्ट नेजल ड्रिप्स या स्नीजिंग वाइल दे आर वर्किंग अगर उनको होता है तो उनके लिए बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आ चुके हैं जिनको एंजाइटी डिप्रेशन तक के सिम्टम्स आ जाते हैं। सो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। ओके। लॉस ऑफ वर्क एंड लॉस ऑफ डेज एट स्कूल, काफ़ी चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं। सर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कोविड के बाद एलर्जिक सिम्टम्स या इस तरह की जो कंडीशंस हैं हाँ जी, उनमें एक बढ़ोतरी आई है, हाँ तो जी, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? ये एकदम सही है। मैंने अपने प्रैक्टिस में ये देखा है कि काफ़ी पेशेंट्स को पोस्ट कोविड अचानक से एलर्जिक सिम्टम्स ट्रिगर हुए हैं। बट ये सिर्फ कोविड के लिए ही नहीं, किसी भी वायरल इन्फेक्शंस के बाद ऐसा हो सकता है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन हमारी थ्रोट की, नोज़ की लाइनिंग को इरिटेट करता है, इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से एलर्जिक सिम्टम्स, एलर्जिक ट्रिगर्स होना ईजी हो जाता है। अच्छा। सो नॉट जस्ट कोविड, एनी काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन कैन इंक्रीज और ट्रिगर एलर्जिक सिम्टम्स। ओके, तो आपके हिसाब से आपके जो पेशेंट्स आते होंगे उनको आई एम श्योर बहुत सारी मिथ्स होती होंगी हाँ जी, जो उन्होंने उनके रिलेटिव से या फ्रेंड से सुनी होगी। हाँ जी। आपके हिसाब से इनकी एलर्जिक राइनाइटिस में क्या कॉमन मिथ्स हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्टेरॉइड्स। हाँ। स्टेरॉइड्स का बहुत बड़ा फियर होता है पेशेंट्स को, बट ये चीज़ बहुत ज़रूरी है पेशेंट को इस पॉडकास्ट पे समझना कि एलर्जिक राइनाइटिस में हम ओरल स्टेरॉइड्स नहीं देते हैं, वी जस्ट गिव नेजल, इंट्रानेजल स्टेरॉइड्स, तो उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एक और मिथ मैंने देखा है कि ओवर द काउंटर नेजल डीकंजेस्टेंट ड्रॉप्स आते हैं, ज़ाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन। बहुत पेशेंट सालों तक वही यूज़ कर रहे होते हैं एंड उनको लगता है उसी से उनका एलर्जी कंट्रोल में रहेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़ाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, ओवर द काउंटर नेजल ड्रॉप्स को कभी भी 7 दिन से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज उन पर डिपेंडेंस बन सकता है एंड वो और भी साइड इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। दूसरा कॉमन मिथ है कि जो चीज़ हम ये भी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत पेशेंट्स एलर्जी को कॉमन कोल्ड से कंफ्यूज कर लेते हैं। एंड कॉमन कोल्ड से कंफ्यूज करते हैं तो
वो तुरंत एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। ये एक खराब या गलत प्रैक्टिस है कि हम एलर्जी को कोल्ड तो समझते हैं, कोल्ड की वजह से एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, ऑल्दो कोल्ड में भी एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता है बिकॉज दे आर वायरल इन्फेक्शन। सो मेनी पेशेंट्स दे आर जस्ट टेकिंग एंटीबायोटिक्स इन केस ऑफ एलर्जी, उसका कोई फायदा नहीं होता है, उल्टा बॉडी का सिस्टम, इम्यून सिस्टम उससे खराब होता है। ठीक है। फाइनली एक टेक होम मैसेज या एक प्रैक्टिकल टिप जो आप इन पेशेंट्स को देना चाहेंगे, हाँ जी, वो क्या होगा? अगर आपके सिम्टम्स बहुत फ्रीक्वेंट हैं एंड आपको बार बार मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हो रही है तो खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। एंड बहुत पेशेंट जैसे सोचते हैं कि एलर्जी का कोई परमानेंट या लॉन्ग टर्म क्योर नहीं है, तो ये गलत है। इम्यूनोथेरेपी से अगर सही एलर्जन का हम पता कर पाते हैं यूजिंग स्किन प्रिक टेस्ट एंड देन बाय इम्यूनोथेरेपी, हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन एलर्जी का पा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इस एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत इजीली, बहुत सिंपल वर्ड्स में हमारे व्यूअर्स के लिए रखा, जिससे आई एम श्योर बहुत सारे पेशेंट्स को और उनके फैमिली मेम्बर्स को इसके बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उनका एक बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आज हमने एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में काफ़ी कुछ जाना और समझा। डॉक्टर मनीष आर्या ने हर क्वेश्चन का बहुत इजीली और बहुत सिंपल वे में आंसर किया। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे फिर एक नए पॉडकास्ट वीडियो में आपके साथ एक नए टॉपिक को लेके। तब तक आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आई एम डॉक्टर केशव गौड़ साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।